पड़ता है। कितने सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं? 8 सेमेस्टर, मतलब कि 8 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं। बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है जिसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसमें हमको 8 सेमेस्टर पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। इसमें आपको 8 सेमेस्टर में आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी मतलब 3 महीने की दी जाएगी। फिर इसके मतलब पार्ट वाइज अगर आपकी हॉस्पिटल ट्रेनिंग 5 सेमेस्टर में लगी, फिर इसके बाद 6 सेमेस्टर में आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग लग जाएगी, फिर इसके बाद 7 सेमेस्टर में आपका फिर से हॉस्पिटल ट्रेनिंग लग जाएगा, फिर 8 सेमेस्टर में आपका इंडस्ट्रियल टूर वगैरह होता है। तो ऐसे चलता रहता है। तो हम सिर्फ आज इतना जानेंगे कि बी फार्मा होता क्या है, बी फार्मा में हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, ठीक है। आखिर हम इस सब्जेक्ट को पढ़ते ही क्यों हैं, तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए, जो फार्मेसी वर्ड है ना, जो बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, ठीक है। बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। हम लोग फार्मेसी में किसी बैचलर कोर्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फार्मेसी वर्ड होता है वो हमारा डिराइव्ड होता है किसी ग्रीक वर्ड से, ठीक है। किससे डिराइव्ड होता है, मतलब किससे बना है, किसी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड होता है। इसका मतलब होता है फार्माकोन, ठीक है। इसका क्या मतलब होता है, फार्मेसी का मतलब है, फार्मेसी हमारा ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। कहाँ से? फार्माकोन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, ठीक है। इट मीन्स इसका मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? किसका मतलब? फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और मेडिसिन। हमारा जो फार्मेसी वर्ड है वो हमारा ग्रीक वर्ड फार्माकोन से डिराइव्ड होता है, जिसका मतलब होता है ड्रग या मेडिसिन, ठीक है। अब जो फार्मेसी होती है, फार्मेसी को हम लोग पढ़ते क्यों है? देखिए, जो हमारा ड्रग और मेडिसिन को हम लोग पढ़ते क्यों, इसमें सिर्फ ड्रग और मेडिसिन के बारे में ही नहीं पढ़ेंगे। ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, ड्रग को हम लोग जो बना रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसका डिस्पेंस कर रहे हैं, तो डिजीज को कितने हद तक प्रिवेंट कर पा रही है, कितने हद तक ट्रीट कर पा रही है। मतलब एक बचाना होता है, एक पूरी तरह से ख़त्म करना होता है। तो वो जो होती है कि वो मतलब ये मेडिसिन हमारे ड्रग हमारे डिजीज को कैसे बचा रही है, कैसे प्रिवेंट कर रही है। तो बोले तो जो फार्मेसी वर्ड होता है एक टाइप का एक आर्ट है, मतलब ये कला है। ये क्या करती है, ये दवा को बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ ये क्या करती है, दवा को डिस्पेंस भी करती है। किस लिए करती है? बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज को बचाने के लिए, ठीक है। तो बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर की, अभी देखिए 8 सेमेस्टर होते हैं, इसमें से हम लोग सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की बात करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में हम लोग को टोटल कितनी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है? 6 सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये तो कॉलेज वाले पढ़ा देते हैं। देखिए, एक्चुअली कितना पढ़ा जाता है? 5। कौन सा? ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फिर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो है बीपी 106, ये आरबी होता है। आर का मतलब होता है रेमेडियल बायोलॉजी। देखिए, ये वो सब्जेक्ट होते हैं, अगर जो है देखिए जो हमारा बी फार्मा होता है वो साइंस साइड से होता है, मैथ और बायो के दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं। जो बच्चा मैथ का पढ़ा रहेगा, जो बच्चा इंटर मैथ से किया रहेगा, तो उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? उसको रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और जो बच्चा बायोलॉजी से पढ़ा रहेगा, ठीक है, उसको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? उसको रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखिए, इस सब्जेक्ट में देखिए यहाँ पे पार्ट में बढ़ गया है। जो बच्चा क्वालिफाई करता है, इंटर क्वालिफाई करता है, बी फार्मा दोनों बच्चे के लिए होता है। जो मैथ वाले भी बी फार्मा कर सकते हैं और बायोलॉजी वाले भी बी फार्मा कर सकते हैं। तो जो मैथ वाले बच्चे बी फार्मा करेंगे, उनको 6 वाले सेमेस्टर में रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और बायोलॉजी वाले जो बच्चे बी फार्मा करते हैं उनको 6 मतलब बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर में रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ अंक है आपके लेटर में, इसको हम इसको सिर्फ समझाएंगे। देखिए, जो हमारा BP 101T होता है, देखिए होता क्या है इसको देखिए। जो बी
फर्स्ट सेमेस्टर का दूसरा सब्जेक्ट आपको क्या मिलेगा, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फिर इसके बाद आपका आ रहा है BP103T। बीपी मतलब कि बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा सब्जेक्ट क्या है हमारा, फार्मास्यूटिक्स है, और फार्मास्यूटिक्स का सब्जेक्ट कोड क्या है, BP103T। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद BP104T, तो फार्मास्यूटिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, BP104T में का मतलब BP10 बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का चौथा सब्जेक्ट क्या है, तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सब्जेक्ट कोड क्या पड़ेगा, BP104T। ठीक है, फिर इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट आपका आता है, एक और सब्जेक्ट आता है BP105T। ठीक है, ये हमारे इसमें आता है कम्युनिकेशन स्किल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ये हमारा सब्जेक्ट कोड है, और इसमें हमारे इतने सब्जेक्ट आते हैं। मीन्स बोले कि बी फार्मा हर सेमेस्टर में कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है, तो हमको पढ़ना पड़ता है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट, फिर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना है। और जो मैथ वाले बच्चे रहेंगे, जो इंटर मैथ वाले बच्चे पास आउट किए रहेंगे, उसको रेमेडियल बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा, और इंटर जिस बच्चे का बायोलॉजी से होगा उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, रेमेडियल मैथमेटिक्स पढ़ना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब हम लोग इस सब्जेक्ट को पढ़ते ही क्यों हैं, लेकिन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को हम लोग क्यों पढ़ते हैं भाई, बात आ रही है ना। तो हाँ भाई, यहाँ फार्मा है, फार्मा हमारा किससे रिलेटेड है, किसी ड्रग से या फिर मेडिसिन से रिलेटेड है, तो हम लोग इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ह्यूमन एनाटॉमी का क्या रोल है। देखिए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसमें हम लोग एक बॉडी ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं, एक पूरे ह्यूमन बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं। मतलब कि एक ह्यूमन बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, उसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, कितने कितने सिस्टम बॉडी में पाए जाते हैं, एक सिस्टम में कितने ऑर्गन पाए जाते हैं, कौन कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है, तो सबकी स्टडी हम लोग करेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, और उस ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, फंक्शन के बारे में भी स्टडी करेंगे। जैसे लीवर हमारा क्या हो गया, लीवर एक ऑर्गन है, लेकिन लीवर का फंक्शन की बात करें तो लीवर हमारा क्या करता है, सबसे बड़ा रोल निभाता है किसमें, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में। और हमारी किडनी क्या है, किडनी एक ऑर्गन है, ठीक है, लेकिन उसका वर्क क्या रहता है, वो फंक्शन क्या हमारे बॉडी में शो करती है, वो ब्लड को फिल्ट्रेशन करने का काम करती है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या है, तो यही है। तो अब देखिए टॉपिक आती है कि हम लोग ह्यूमन एनाटॉमी को हम लोग इसमें पढ़ते क्यों हैं। देखिए, जो हम अभी हमने बताया कि हम लोग क्या करते हैं, एक दवा को बनाने के साथ साथ दवा का डिस्पेंस भी करते हैं, वो दवा हमारी बीमारी को प्रिवेंट भी करती है और ट्रीट भी करती है। अब भाई वो दवा एक ह्यूमन बॉडी पे अप्लाई तो हो रही है ना, तो मतलब अप्लाई तो बीमारी कहाँ पे होती है, एक डिजीज ह्यूमन बॉडी कहाँ पे होती है, ऑर्गन में होती है ना। तो हम लोग दवा देने से पहले ऑर्गन के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। इस वजह से हमको ये जो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है वो हमारे फार्मेसी सब्जेक्ट में इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा हमारा आता है दूसरा सब्जेक्ट है हमारा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। देखिए, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का मतलब होता है कि हम लोग जो एक मेडिसिन बना रहे हैं, जो एक दवा बना रहे हैं, वो पूरी तरह से प्योर है कि नहीं है। ठीक है, उसमें जो कंपोनेंट मिला गया है वो कितने क्वांटिटी में मिला है, उसकी क्वालिटी क्या है, एक होता है ना, और उसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, डिटर्मिनेशन करते हैं कि ये दवा हमारी पूरी तरह से मार्केट में जाने के लिए अप्रूवल हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो उसकी जानकारी, उस सारी की जानकारी हम लोग किसमें पढ़ते हैं, एक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। एनालिसिस का मतलब होता है कि एनालाइज करना। ठीक है, किसका एनालाइज, फार्मास्यूटिकल की, मतलब फार्मास्यूटिक्स में क्या बनता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी में क्या बनता है, हमारी ड्रग बनती है, तो ड्रग की एनालिसिस करना, उसके ड्रग के प्यूरिफिकेशन चेक करना, ड्रग का डिटर्मिनेशन करना, और ड्रग का क्या होता है, ड्रग का आइडेंटिफिकेशन है। इस सब की जानकारी हम लोग किस में पढ़ते हैं, मतलब इस सब को एनालाइज करते हैं, किस में करते हैं आप, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। मतलब होता कैसे है, उसी सारे प्रोसेस को हम लोग पढ़ते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। फिर आपका आता है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। ठीक है, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट जो होता है ये हमारा तीसरा सब्जेक्ट होता है। इसमें हम लोग ड्रग के क्लासेस के बारे में जानकारी करेंगे। ठीक है, ड्रग की क्लासेस मतलब कि एक हमारे, देखिए हमारे जो मार्केट में दवाई बहुत टाइप की होती है,
पेशाब का स्प्रे भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक नाम से जानते हैं भाई ये दवा है, लेकिन उसको हम लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए हैं। जैसे कि सॉलिड हो गया, सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, ठीक है, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। तो फार्मास्यूटिक्स में हम लोग डोजेज फॉर्म के बारे में स्टडी करेंगे। किसके बारे में? डोजेज फॉर्म के बारे में। जैसे कि जो हमारे मार्केट में दवाई है, दवा आई है या फिर मेडिसिन है, वो किस किस कैटेगरी में बांटी गई है, ठीक है। जैसे सॉलिड डोजेज फॉर्म हो गया, सॉलिड डोजेज फॉर्म में हमारा कैप्सूल हो जाएगा, ठीक है, पाउडर हो जाएगा और आपका टैबलेट हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड डोजेज फॉर्म में आपका सिरप हो जाएगा, इलिक्जर हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा, इमेंशन हो जाएगा। और आपका सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में जैसे कि आपका होता है ना इलिक्जर वगैरह, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म में आपका इलिक्जर वगैरह हो जाता है, मतलब जो थोड़ा सा विस्कस नेचर के होते हैं, ठीक है, विस्कस नेचर के, जो जैसे कि लिपस्टिक टाइप के हो जाएगा, वो सारे दवा आपके आ जाएंगे सेमी सॉलिड में। फिर इसके बाद आपका क्या होता है, टॉपिकल यूज। टॉपिकल बहुत सारे क्रीम है जो हमारे स्किन के ऊपर यूज होती हैं। जैसे एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक स्प्रे होता है, वो क्या करते हैं, जहाँ पे चोट वगैरह दर्द का असर होता है वहाँ पे ऐसे स्प्रे कर देते हैं, तो वहाँ पे कुछ टाइम बाद वहाँ का पेन क्या होता है, रिलीज हो जाता है, मतलब रिमूव हो जाता है, तो एनाल्जेसिक होता है। तो मतलब उसको खाया नहीं जाता है, उसको सिर्फ स्प्रे किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी दवा है, बहुत सारे कैटेगरी में बांटी है, और कौन कौन सी दवा किस किस कैटेगरी में रखी है और क्यों रखी गई है, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। फिर आपका आता है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखिए, जो हमारा फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो हमारी मेडिसिन बन रही है, ठीक है, जो हमारी मेडिसिन बन रही है उसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है, कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इन्वॉल्व हो रहे हैं। देखिए, जो हमारा केमिस्ट्री अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है इंटर में, जो हमारी केमिस्ट्री होती है वो दो टाइप की होती है। एक आपकी होती है इनऑर्गेनिक होती है, ठीक है, एक आपका होता है ऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में डिफरेंस क्या है, केमिस्ट्री के टोटल 118 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने होते हैं? 118, जिसमें से 117 कंपोनेंट तो हमारे किस में आ जाते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आ जाते हैं, और हमारा एक कंपोनेंट जो कि बचता है कार्बन, कार्बन को हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो क्या इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हम लोग सिर्फ एक ही कंपोनेंट को पढ़ते हैं? नहीं, देखिए, जो कार्बन है, कार्बन को तो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन कार्बन से बने कंपाउंड को भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। जैसे कि मेथिल अल्कोहल हो गया, मीथेन हो गया, एथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, मेथिल अल्कोहल हो गया, ब्यूटेन हो गया, बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट होंगे जो आपको ऑर्गेनिक में आएंगे, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आगे वाले सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा, तो अभी सिर्फ इतना समझिए हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे कंपोनेंट हमारे इसमें क्यों यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसके बारे में स्टडी हम लोग करेंगे। मतलब कौन कौन सा कंपोनेंट हमारा एक दवा बनाने में, एक मेडिसिन बनाने में यूज होता है, उसके बारे में हम लोग पूरी तरह से स्टडी करेंगे। फिर इसके बाद आपका आता है 5वां सब्जेक्ट, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल, देखिए, इसमें सीखने को मिलता है कि एक पेशेंट के साथ हम लोग डील कैसे कर रहे हैं, ठीक है, एक पेशेंट को हैंडल कैसे कर रहे हैं, वो भी तो एक आर्ट है। पेशेंट को हैंडल करना, पेशेंट से डील करना, ये भी एक आर्ट है जो सबके पास का नहीं है, ठीक है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को इसमें रखा गया है। लोगों से बातचीत करने का व्यवहार आपका कैसा होना चाहिए, पेशेंट से बातचीत करने का व्यवहार कैसा होना चाहिए, ठीक है। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कम्युनिकेशन स्किल में सिखाया जाएगा। फिर हमने बताया है कि रेमेडियल बायोलॉजी है और रेमेडियल मैथमेटिक्स है। तो इसमें जो बच्चा बायोलॉजिस्ट पढ़ा रहेगा, उसको, जो बच्चा इंटर बायोलॉजिस्ट किया रहेगा उसको मैथ पढ़ना पड़ेगा, और जो बच्चा इंटर मैथ से किया रहेगा उसको बायोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। और यही देखिए डिफिनेशन की बात करें तो हमने बताया कि डिफिनेशन ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए, बताया ना, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी की स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद बताया तो जैसे कि कौन कौन सा सेल्स हो गया, हमारा ब्लड हो गया, बोन्स हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया। फिर हम इसमें ये भी बोला गया है जो हमारे ह्यूमन एनाटॉमी होता है वो हमारे 2 वर्ड से मिलकर बना होता है। जैसे
ठीक है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, जहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं वेयर जहाँ एनाटॉमी इट इज ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जहाँ पे हमारा एनाटॉमी क्या है, एक हमारी ब्रांच होती है, बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच होती है, जहाँ पे हम लोग किसी ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के मतलब ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, मतलब ह्यूमन बॉडी के ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, जैसे हमारा लीवर हो गया, सेल्स हो गया, ठीक है, टिश्यू हो गए, ब्लड हो गए, एक्सेट्रा। फिर इसके बाद हमारा फिजियोलॉजी में हमने आपको बताया ये भी सेम वही है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस बायोलॉजिकल साइंस इन विच स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो ऑर्गन होते हैं उसके फंक्शन के बारे में हम लोग किसमें पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी। जैसे हमारा ब्लड हो गया, बोन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने मतलब कि हम इंट्रो से बात किए हैं, इंट्रो में इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे कि एक ह्यूमन बॉडी बनती कैसी है। ठीक है, देखिए आप लोग को ह्यूमन एनाटॉमी कि हमको ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ना क्या है। हमने बताया जो हमारे एक ह्यूमन बॉडी होती है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो हमारे कैसे मतलब एक ह्यूमन बॉडी बनती कैसे है, इसको हम बताते हैं एक ह्यूमन बॉडी बनती कैसी है। लेकिन जब हमारा ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, जब ढेर सारे ग्रुप ऑफ सेल आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, जब ढेर सारे टिश्यू मिलते हैं, जब ढेर सारे टिश्यू ग्रुप मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ये हमारे ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन बनता है। और जब ये ऑर्गन ढेर सारे ऑर्गन आपस में मिलते हैं, जैसे हमारा ऑर्गन में क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जैसे लीवर हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, किडनी, ब्लड एक्सेट्रा, मतलब कुछ भी हो सकता है। ये जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम से हमारी क्या बनती है, एक हमारी बनती है ह्यूमन बॉडी। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, एक ह्यूमन बॉडी। जो हमारा यहाँ अब देखिए हम लोग सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ऑर्गन सिस्टम के बारे में आके ऑर्गन सिस्टम होते क्या है। एक ह्यूमन बॉडी में पूरा टोटल 11 ऑर्गन सिस्टम होते हैं। कितना, 11 ऑर्गन सिस्टम। जैसे आपका नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियक सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, समझ रहे हैं। ऐसे करके आपको कितना सिस्टम मिलेगा, 11 सिस्टम, और इन्हीं सारे सिस्टमों को आपको पढ़ना है और तभी